फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है बैंक। वैसे तो बैंक बहुत टाइप्स के होते हैं। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, रीजनल बैंक्स अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो बैंक्स की बात करेंगे। एक तो कमर्शियल बैंक, और जो उनको सुपरवाइज करता है, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक कहलाता है और अपनी इंडिया में है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करना है हमें आज के टॉपिक में। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक किस लिए बने हुए हैं? कमर्शियल बैंक का कमर्शियल मतलब होता है बिजनेस। इसका मतलब लोगों के डिपॉजिट्स रखना, वो डिपॉजिट्स का यूज करना आगे लोन देने के लिए। ये मेजर काम रहता है कमर्शियल बैंक्स का। डेफिनेशन देखते हैं। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the functions of accepting deposits, granting loans and making investments with the aim of earning profit. Making investment क्यों बोला? देखो, अगर डिपॉजिट्स रखवाए लोगों ने, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उनको इंटरेस्ट देने के लिए या तो ये आगे लोन देंगे, बट लोन ज़बरदस्ती तो किसी को देंगे नहीं। कस्टमर को तो आना पड़ेगा लोन लेने के लिए। अब कोई लोन लेने आ ही नहीं रहा, तो वो लोग भी एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जिससे कि वो कुछ कमा पाएँ। वो कमाएंगे तब जाकर तो अपने जिन्होंने डिपॉजिट रखवा रखे हैं उनको इंटरेस्ट देंगे, और जो अपना प्रॉफिट कमाना है, जो लोग काम कर रहे हैं बैंकों में, कितने लोग बैंकों में काम करते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी देंगे। और बैंकों में काम करने वालों का आप देखो, बैंक कभी भी बंद नहीं हुए। पूरे लॉकडाउन में भी बैंक खुले हुए थे, आपको पता है। कभी भी बंद नहीं हुए, मतलब ठीक है, वो जो एक बैंक के नॉर्मल हॉलीडेज होते हैं वो तो मिले बैंक को, लेकिन जब पूरा वर्ल्ड घरों में बैठा हुआ था लॉकडाउन के दौरान, तो ये भी एक ऐसी एसेंशियल सर्विस थी बैंक्स की, जहाँ पर बैंक के स्टाफ को बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये आसान जॉब नहीं है बैंक की भी। बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट्स मैंने आप लोगों को बताया था, करंट अकाउंट, सेविंग और एफडी। ये तीन तरीके के डिपॉजिट होते हैं। करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स की जा सकती हैं, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो बहुत मिनिमम मिलेगा। उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सेविंग में। ट्रांजेक्शन्स की लिमिट होती है, इतने कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें ट्रांजेक्शन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इंटरेस्ट उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते तो बैंक भी श्योर हो गया कि आपने 3 साल के लिए पैसा जमा करा दिया या 5 साल के लिए जमा करा दिया, तो बैंक उसको कहीं किसी भी पर्पज़ में यूज़ कर सकता है। करंट अकाउंट के आपके पैसे को बैंक कभी यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा। आप आज दे के गए, कल सुबह सुबह आप चेक काट दो उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट के रेट्स बना रखे हैं। पहले बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की, जिसमें पहला आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स। These deposits refer to those deposits which are repayable by the banks on demand. Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention of making transactions with such deposits. They can be drawn upon by a check without any restriction. Banks do not have to pay any interest in these accounts. Rather, banks impose service charges for running these accounts. कुछ बैंक करंट अकाउंट पर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। ठीक है, जो देते हैं वो भी बिल्कुल मिनिमम देते हैं। दूसरा होते हैं एफडी। एफडी रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सच डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। दीज डिपॉजिट्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस पैसे को हम कुछ पीरियड तक निकाल ही नहीं सकते। तीसरा होता है सेविंग डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट्स कंबाइन बोथ फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, बट सम रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स in order to discourage
frequent use of saving deposits. They carry a rate of interest which is less than the interest rate on FD. FD से कम इंटरेस्ट मिलता है इस पर। समझ में आ गया आप लोगों को ये? नेक्स्ट फंक्शन हुआ, तो पहला तो हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। अब इस पैसे का क्या करें? लोन देंगे लोगों को, तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स नेक्स्ट हो गया। एडवांसिंग ऑफ लोन में पहला आता है कैश क्रेडिट। देखो कैश क्रेडिट और डिमांड लोन्स, जिसको टर्म लोन्स भी बोलते हैं, ये दोनों बिजनेस वाले हो गए। लेकिन कैश क्रेडिट में क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म लोन इसमें अलग से भी दे रखा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लोन जनरली पर्सनल लोन की बात कर रहा है। कैश क्रेडिट का मतलब हुआ जो हमें डेटर्स पर, स्टॉक पर जो हमें लोन मिलता है, इस पर भी लोन मिलता है। आपको लग रहा होगा डेटर्स पे, हाँ डेटर्स पर और स्टॉक पर भी लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, कि आप अपने डेटर्स दिखा दो कि देखो मेरे डेटर्स 50 लाख रुपए के हैं, तो आपको उस हिसाब से बैंक वाले लोन देंगे। बिल्कुल मार्जिन वगैरह ज़रूर काटेंगे कि इतना उसका चार्ज काट लिया, ये कर लिया, फिर उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। बट डेटर्स शॉर्ट पीरियड के होते हैं, करंट असेट है, इसी वजह से इसके लोन को भी शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है कि जैसे आपको पैसे मिलते रहेंगे आप रीपे करते रहोगे। ठीक है, तो कैश क्रेडिट रेफर्स टू द लोन गिवन टू द बोरोअर अगेंस्ट हिज करंट असेट्स लाइक शेयर्स, stock, bonds, etc. A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. Next to the demand loans. Demand loan refers to those loans which can be recalled on demand by the bank at any time. The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum. ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स। इसमें जनरली पर्सनल लोन वगैरह आ गए। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल मतलब होता है सिक्योरिटीज, मतलब कुछ गिरवी रखवा कर। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोअर एंड बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। समझ में आ गया आप लोगों को ये? सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? ये तो प्राइमरी फंक्शन थे, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, पैसा लेना और पैसा देना। कुछ एडिशनल फंक्शंस भी जिसको आप एलाइड सर्विसेज बोलते थे 11th में, बीएस में बिजनेस सर्विसेज में जब बैंक की सर्विसेज पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है एक टॉपिक एलाइड सर्विसेज। अब एलाइड सर्विसेज की बात करते हैं, इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रख लेना क्या क्या सर्विस है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रखा है कि, और इसको डिटेल में समझा रखा है। किसी को समझना हो तो समझ लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। पेपर में तो बस सर्विस के नाम पूछे जा सकते कि बैंक कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, आपके फंड्स को ट्रांसफ़र करना, कलेक्शन ऑफ, अच्छा फंड्स ट्रांसफ़र करना वगैरह आपको पता होगा, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाना, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बैंक से परचेज किया जा सकता है अगर किसी को फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, बिजनेस करना है, मतलब डील करना है मतलब जैसे अगर किसी कोई बाहर से इंपोर्ट करना है और उसके लिए आपको डॉलर में पेमेंट करनी है तो आप बैंक से जाकर डॉलर खरीद सकते हो। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ये ऐसी ऐसी सर्विसेज नई नई आती जा रही हैं इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, लॉकर फैसिलिटी, ये मैंने कई बार डिस्कस भी करी है, एनपीओ चैप्टर में भी बताया था। ट्रेवलर्स चेक, ट्रेवलर्स चेक होता है आजकल मिलता है कि आपका बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये रिस्क है कि मैं इतने पैसा लेके जाऊंगा, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कहीं खो ना जाए, तो आप यहाँ से खाली हाथ जाओ, वहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच होगी वो आपको एक ट्रेवलर चेक एक कार्ड की तरह इशू कर देंगे। उस कार्ड से आप सारी पेमेंट शॉपिंग वगैरह वहीं पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेवलर्स चेक कहलाता है, ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है, पैसा सेफ रहता है इससे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इनके नाम, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट आपने इंटरनेशनल बिजनेस 1, इंटरनेशनल बिजनेस 2 बीएस में जो चैप्टर थे उसमें पढ़ा होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है, जैसे आपको सामान मंगाना है बाहर से, फॉरेन से, तो आपका बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा जहाँ से सामान आना है उसके बैंक को, जो आपका सप्लायर है उसके बैंक को एलओसी इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी भी बोलते हैं इसको,
लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC में गलती से बोल दिया, LC लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये होते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो ये कुछ सर्विसेज हो गई जो बैंक हमें जनरली प्रोवाइड करता है, और ये एडिशनल सर्विसेज हैं। ये अब नई नई सर्विसेज जुड़ती जा रही है बैंक की। बैंक आजकल इंश्योरेंस प्रीमियम तक बैंक पे कर देता है, टेलीफोन के बिल्स पे कर देता है आपके बिना पूछे ही, मतलब जैसे ड्यू होंगे वैसे ही वो आपके अकाउंट से पैसे काट के वो जमा करा देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली सर्विस आपको पता ही है। ये बहुत सारी सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस चैप्टर का तो है ही, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, पैसे छापना, मनी क्रिएशन मतलब पैसे बनाना, और मनी क्रिएट करने की जो मनी क्रिएट करने की अथॉरिटी है वो तो RBI को है। लेकिन क्या कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है? तो इनडायरेक्टली कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करता है इसको हमें समझना है इस वाले टॉपिक में। देखो, जैसे हमने अगर कुछ डिपॉजिट बैंक में रखवाए, अब बैंक का काम क्या है? बैंक अगर ये पैसे रखेगा अपने पास तो बैंक कमाएगा कैसे? बैंक को ये आगे लोन के रूप में देना है। लेकिन क्या सारे पैसे दे देगा बैंक? कल को मैं पैसे वापस मांगने आ गया तो अपने, इस वजह से एक टर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है, जितने भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, बाकी सारे, और इसको RBI डिसाइड करता है कि LRR का रेट कितना होगा। हम एग्जाम्पल मानते हैं 20% है, तो इसका मतलब अगर 100 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट आया तो 100 रुपये में से 20 रुपये तो बैंक को रखने पड़ेंगे, बाकी के जो 80 रुपये हैं इसका बैंक आगे लोन दे सकता है। ठीक है, बैंक ने 80 रुपये का किसी को लोन दे दिया, जिसने लोन लिया उसको पैसे मिल गए 80 रुपीज़। वो क्या करेगा, हो सकता है इसको कुछ खर्च करे, खर्च करने के लिए लिए होंगे, सेव करने के लिए तो कौन लोन लेता है। ठीक है, उसने कहीं खर्च किए, जिस पे भी खर्च किए उसकी इनकम बढ़ गई, कितने रुपए से? 80 रुपीज़ से। समझ में आ रहा है आपको? इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट नहीं, इनकम तो आ गया, उसको रेवेन्यू तो मिल गया 80 रुपीज़ का सामान बेच के। उसने क्या किया, ये 80 रुपीज़ बैंक में जाकर जमा करा दिए अपने। जब वो 80 रुपीज़ बैंक में आकर जमा करवाएगा तो बैंक का काम क्या है, अब बैंक फिर से वही चीज़ चलेगा, क्या? इस 80 रुपीज़ का 20% हो गया 16 रुपीज़, इसको केप्ट असाइड करके रख देगा क्योंकि LRR है। बाकी 64 रुपीज़ आगे किसी को लोन दे देगा। 64 रुपीज़ किसी को लोन दिया, वो लोन जिसने लिया है वो कुछ आके खर्च करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने व्हीकल लोन लिया तो व्हीकल मैं परचेज करूँगा, 64 रुपीज़ खर्च होंगे। 64 रुपीज़ किसी की इनकम बनेगी, वो जाकर बैंक में जमा करवाएगा, 64 रुपीज़ जमा करवाए, फिर बैंक क्या करेगा, जो पैसे आए उसमें से 20% रखेगा, आगे बचा हुआ पैसा किसी को लोन देगा, जिसको लोन मिलेगा वो खर्च करेगा, फिर दूसरा बंदा आकर फिर बैंक में जमा कराएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता। आपने देखा, पैसे तो वही थे 100 रुपये, पैसे तो अपने आप नहीं बढ़ गए, लेकिन इस पैसे से बैंक ने कितने मनी सर्कुलेट कर दिया, कई लोगों को इनकम मिल गई। पहले वाले की इनकम कितनी हुई, 80 रुपीज़ की, क्योंकि बैंक ने क्या किया, 100 रुपीज़ जो डिपॉजिट आया था उसमें से 80 रुपीज़ रख लिए, और 20 रुपीज़ रख लिए, 80 रुपीज़ का लोन दे दिया। उसने जिसको लोन दिया उसने खर्च किए, पहले कमाई 80 की बनी, फिर किसी की 64 की, फिर उसके बाद 51.2 की, तो ऐसे ये चलता रहेगा। समझ में आया? तो एक ही बार पैसे करने से पैसे सब जगह सर्कुलेट होते हैं, इसीलिए इकोनॉमी के लिए कहा जाता है। और जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसका एक रीज़न ये भी था कि पैसे सर्कुलेशन में आएंगे। ठीक है, जब पैसा एक जगह रह जाता है, किसी ने पैसे लिए और एक जगह पे रख दिए, अपने पास ही रखे, तो वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। लेकिन जब पैसा सर्कुलेट करेगा, बैंकों में पहुंचेगा, तो वो कईयों के काम आएगा, कईयों की उससे इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो पैसा इसलिए एक जगह पे रहेगा कहीं पर, इसी वजह से डीमोनेटाइजेशन की थी ना, कि पैसे फंसे हुए हैं लोगों के घरों में, और वो जब मार्केट में निकलेंगे
तो एक जगह दूसरी जगह पे सर्कुलेट होंगे और इससे देश की नेशनल इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है कि पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जो थर्ड पैराग्राफ में दे रखा है उसको पढ़िए। द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, हाउएवर banks cannot use the whole of deposit for lending. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposit as reserves. कुछ पोर्शन रखना पड़ता है। अच्छा, ये पोर्शन क्यों रखना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग पैसे मांगने आ सकते हैं, तो फिर सारे ही क्यों नहीं रख लेते? देखो, सारे क्यों नहीं रखे जाते ये भी इसके बाद आएगा, भी डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों को। अगर सारे, एक तो प्रैक्टिकली क्या है कि अगर वो बैंक वाले सारे पैसे रख लेंगे 100 के 100, तो बैंक कहाँ से कमाएगा? ठीक है, इसलिए बैंक को आगे देने तो पड़ेंगे ही लोन के रूप में, जिससे कि बैंक भी कमाए और आपको भी इंटरेस्ट दे दे। फिर दूसरी बात ये आती है, क्या ऐसा जितने भी लोगों ने डिपॉजिट करवाया, क्या सारे लोग एक साथ पैसे अपने मांगने आ जाएंगे? और मांगने आ भी गए तो सारे क्या पूरे अमाउंट जितने उन्होंने बैंक में जमा करा रखे सब एक साथ लेने आ जाएंगे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि सब एक साथ आए और अमाउंट भी सारा मांग लें। इस वजह से ये सोचना गलत है कि अगर ज़्यादा लोग पैसे मांगने आ गए तो ठीक है, थोड़े बहुत अगर ज़्यादा जितने हमने LRR बना के रख रखा है उससे ज़्यादा आ भी गया तो एक दूसरे बैंक की हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए किसी से भी पैसे ले सकते हैं और दूसरे को दे सकते हैं। फिर जब पैसे डिपॉजिट आएंगे, बैंक के पास तो डिपॉजिट चलते रहते हैं, अगले दिन फिर डिपॉजिट आएगा, वो दूसरे बैंक जिससे पैसा लिया है उसको वापस कर देगा बैंक। ये बैंकों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है। समझ में आ गया? तो इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व्स। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व रेशियो एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक. Banks do not keep 100% reserves against the deposits. They keep reserves only to the extent indicated by the central bank. Central bank ने minimum एक rate बता रखा है. Why only fraction of deposits are kept as cash reserve? सिर्फ कुछ portion क्यों रखते हैं? Reason दो बताए. There is a all the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time, and also they do not withdraw the entire amount in one go. ना तो सब एक साथ आएंगे और ना सारा एक साथ पैसा लेने आ जाएंगे. देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इन द बैंक. बैंक में नए नए डिपॉजिट भी आते रहते हैं. इस वजह से सारा पैसा रखना तो कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, और रखेंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से? बैंक ही ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, इस वजह से कुछ पोर्शन रखो, बाकी सारा आगे लोन के रूप में दे दो. अभी एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर. अच्छा, ये कितना मल्टीप्लाई होगा, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR. जितना LRR, 1/LRR का मतलब क्या हुआ? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो, या इसके दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूं, हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर विल बी द मनी मल्टीप्लायर. जितना ज़्यादा LRR होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम आएगा, जितना कम LRR होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा. भाई सही बात है ना? जितना ज़्यादा पोर्शन हम लोग केप्ट असाइड करके रख लेंगे उतना ही कम वो मल्टीप्लाई हो पाएगा, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई हो पाएगा. ठीक है, तो 1/LRR होता है. अब LRR अगर मैं 20% ले रहा हूँ तो 1/20%, 5 टाइम्स आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये को 500 रुपये बना देगा बैंक. 100 दिए, फिर उसके बाद 80 दिए, फिर 64 दिए, फिर 51.2 दिए, ऐसे कर करके इन सब को लास्ट तक जब ऐड करेंगे इन सब का टोटल कितना आ जाएगा? 500 रुपये. समझ में आ गई बात? तो वर्किंग इसकी पढ़ते हैं हम लोग. सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स इन बैंक इज ₹1000 एंड LRR इज 20%. इट मीन्स banks are required to keep only 200 as cash reserve and are free to lend ₹800. 200 रखो, 800 रुपये आगे लोन दे दो. Suppose they lend ₹800. Banks do not lend this money by giving amount in cash. Rather they open the account in the name of borrowers.
who are free to withdraw the amount whenever they like. Suppose borrowers withdraw the entire amount of rupees 800 for making payment. As all the transactions are routed through bank, the money spent by the borrowers comes back into the bank in the form of deposit accounts of those who have received this payment. It will increase the demand deposits of bank by rupees 800. पहले 1000 रुपये में से 200 रुपये रख के 800 रुपये किसी को लोन दिया, लोन देकर कहीं उसने खर्च किया, जिस पे खर्च किया उसने 800 रुपये आकर वापस बैंक में ही जमा करा दिए. ठीक है. विद न्यू डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 800 बैंक फिर से वही एक्टिविटी करेगा. बैंक कीप 20% एज कैश रिजर्व्स एंड लेंड द बैलेंस रुपीज 640. Borrowers use these loans for making payment, which again comes back into the accounts of those who have received the payment. This time the bank deposits rise by rupees 640. The deposits keep on rising in each round by 80% of the last round deposits. At the same time, cash reserves also go on increasing each time by 80%. The last cash reserve ऑफ द लास्ट कैश रिजर्व. ठीक है, ये नीचे टेबल दे रखी है, आप देख रहे हो. 1000 रुपये में से 200 रुपये रख के पहले 800 रुपये लोन दिया. ठीक है, फिर 800 रुपये आए, उसमें 160 रख के 640 का लोन दिया. फिर 640 पहुँचे बैंक के पास, उसमें से 128 रख के 502 का लोन दिया. ठीक है, ऐसे चलता रहेगा और इन सब का टोटल 5000 रुपये आएगा. कैसे आया? क्योंकि 20% लिया है हमने. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. LRR 20% लेंगे तो 5 टाइम्स बनेगा. 1000 रुपये के डिपॉजिट को बैंक 5000 रुपये कर देगा. समझ में आ गई ढंग से बात आप लोगों को? ठीक है, तो ये पूरा आपको जो वर्किंग मैंने ऊपर पढ़ाई है ये और टेबल ये याद करनी है. ये आ सकता है आपको पेपर में. नेक्स्ट पेज में मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दे रखा है इक्वल टू 1/LRR. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा हमने ये मनी मल्टीप्लायर का. ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं.